गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि कल हमने अध्ययन किया था अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत के बारे में। आज हम अध्ययन करेंगे सार्वजनिक व्यय के वर्गीकरण और उसके सिद्धांतों के बारे में। तो अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि सार्वजनिक व्यय क्या है। सार्वजनिक व्यय से मतलब उस धनराशि से है जो सरकार या सार्वजनिक संस्था को आर्थिक और सामाजिक कल्याण में वृद्धि करने तथा नागरिकों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए व्यय करना पड़ता है। मीन्स उस व्यय से जो सरकार के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, तो उसे ही सार्वजनिक व्यय कहा जाता है। अब सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण है। वर्गीकरण के आधार पर सार्वजनिक व्यय को कई आधार पर बांटा गया है। फर्स्ट है लाभ के आधार पर। कोहन तथा प्लेहन ने सार्वजनिक व्यय को लाभ के आधार पर 4 वर्गों में बांटा है। वो 4 वर्ग है। पहला, वह व्यय जिसका लाभ सामान्य रूप से सारे समाज को मिलता है। वो जैसे सुरक्षा का लाभ भी सारे समाज को मिलता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और यातायात पर होने वाला व्यय, इन सब का लाभ क्या है, पूरे समाज को प्राप्त होता है। फिर दूसरा है कुछ विशेष व्यक्तियों या फिर वर्गों को ही लाभ पहुंचाने वाला व्यय, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, तो वो केवल एक वृद्धजनों को ही लाभ पहुंचाएगी। बीमारी बीमा, अकाल सहायता, बेकारी आदि। नेक्स्ट है कुछ को विशेष तथा सबको सामान्य लाभ वाले व्यय। इसके अंतर्गत उच्च शिक्षा, उच्च न्यायालय, पुलिस आदि पर किए जाने वाले व्यय को शामिल किया जाता है। वर्ग विशेष के लाभ के व्यय, इसमें किसी वर्ग विशेष व क्षेत्र विशेष के लोगों को ही लाभ पहुंचता है, जैसे अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति, मेरिट छात्रवृत्ति, किसी क्षेत्र विशेष में जल प्रदाय योजना आदि पर खर्च, सब इसी श्रेणी में आते हैं। अब नेक्स्ट है आय के आधार पर सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण। अब आय के आधार पर निकलसन ने व्यय से प्राप्त होने वाली, इसका वर्गीकरण व्यय से प्राप्त होने वाली आय के आधार पर किया है कि इससे सरकार को कितनी आय प्राप्त होती है। जैसे वे जिनसे प्रत्यक्ष रूप से आय प्राप्त नहीं होती, और वो कौन से हैं, जैसे शिक्षा, क्योंकि शिक्षा से प्रेजेंट टाइम में तो नहीं होती, लेकिन कालांतर में अप्रत्यक्ष आय प्राप्त होती है। ऐसे वे जिनसे कुछ भी आय प्राप्त नहीं होती, जैसे सुरक्षा, युद्ध आदि। ऐसे वे जिनसे कुछ ही आय प्राप्त होती है, जैसे सड़कें, चिकित्सा, नहरें आदि। वे जिनसे पर्याप्त आय प्राप्त हो, जैसे रेल, डाकतार, कारखानों आदि पर किया जाने वाला व्यय। कार्य के आधार पर वर्गीकरण। कार्य के आधार पर सार्वजनिक व्यय को 3 भागों में बांटा गया है, सुरक्षात्मक, व्यावसायिक और विकासात्मक व्यय। और ये तीनों एक दूसरे से अत्यधिक संबंध रखते हैं। स्वरूप या क्षेत्र के आधार पर सार्वजनिक व्यय को भी 3 भागों में बांटा गया है, केंद्रीय व्यय, राज्य व्यय और स्थानीय व्यय। डाल्टन के अनुसार वर्गीकरण, इसके अंतर्गत राज्य की व्यय की विभिन्न मदों का समावेश है, जैसे सुरक्षा व शांति व्यवस्था पर व्यय, कूटनीतिक प्रतिनिधियों के रखरखाव पर व्यय, नागरिक प्रशासन, न्याय व्यवस्था संबंधी व्यय, कृषि, उद्योग एवं वाणिज्य विकास व्यय, शिक्षा, जनहित और सामाजिक सुरक्षा व्यय। तो इसी प्रकार से जेके मेहता ने भी व्यय का वर्गीकरण निश्चितता और परिवर्तनशीलता के आधार पर किया है, और प्रोफेसर पिगू ने व्यय का वर्गीकरण हस्तांतरणशील और अहस्तांतरणशील व्यय के रूप में किया है। अब हम देखते हैं सार्वजनिक व्यय के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। फर्स्ट है लाभ का सिद्धांत। ये सार्वजनिक व्यय का प्रमुख सिद्धांत माना जाता है, जिसके अनुसार राज्य को अपना व्यय इस प्रकार से करना चाहिए कि समाज को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। जैसे प्रोफेसर पिगू के अनुसार व्यय को सभी दिशाओं में उस बिंदु तक बढ़ाना चाहिए जहाँ प्रत्येक व्यय की अंतिम इकाई से प्राप्त संतुष्टि उस अंतिम इकाई की संतुष्टि के बराबर हो,
जो सरकारी सेवा आदि पर व्यय की जाती है। मीन्स सार्वजनिक कोषों का व्यय उन दिशाओं और मदों पर करना चाहिए जो सार्वजनिक हित के लिए अच्छी हो और उनसे ज़्यादा उपयोगिता प्राप्त हो। तो इस सिद्धांत का पालन करने के लिए क्या आवश्यक है कि सार्वजनिक व्यय किसी विशेष व्यक्ति या किसी वर्ग विशेष के लिए न होकर संपूर्ण समाज के सामूहिक लाभ के लिए होना चाहिए। तो किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष पर व्यय निश्चित नीति, उद्देश्य और संपूर्ण समाज के आधार पर होना चाहिए। जैसे वे समाज के अधिकाधिक लाभ के लिए प्राथमिकताओं के अनुसार हो, देश में उत्पादन और राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो, उत्पादन का न्यायोचित और समान वितरण हो, भावी पीढ़ी का भविष्य उज्जवल बने और पूर्ण रोजगार की स्थापना संभव हो सके। तो सार्वजनिक व्यय के लाभ सिद्धांत की पूर्ति इन सब के कंप्लीट होने पर ही संभव है। मितव्ययता का सिद्धांत। सार्वजनिक व्यय में मितव्ययता का आशय सार्वजनिक आय के अपव्यय को रोकना है और व्यय उन्हीं मदों पर किया जाए जिन पर व्यय करने की आवश्यकता है। मीन्स व्यय उतनी मात्रा में किया जाए जितनी उसकी ज़रूरत है और उसी समय किया जाए जब उसकी सर्वाधिक आवश्यकता हो। तो व्यय की देखभाल करना जिससे व्यय का सदुपयोग हो। किसी मद पर आवश्यकता से अधिक खर्च नहीं होना चाहिए। व्यय से उत्पादन शक्ति का ही विकास होना चाहिए। व्यय से उत्पादन साधनों की कार्यकुशलता में वृद्धि हो। अपव्यय को रोकने के लिए संसदीय व शासकीय बंधन लगाए जाए और व्यय के वर्तमान तथा भावी प्रभावों को ध्यान में रखा जाए। स्वीकृति का सिद्धांत। स्वीकृति या अनुमोदन के सिद्धांत का क्या अर्थ है? सार्वजनिक आय का कोई भी भाग सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना व्यय नहीं किया जाना चाहिए। जैसे प्रजातांत्रिक देशों में व्यय का अनुमोदन करने वाली अंतिम और सर्वोच्च सत्ता कौन होती है? संसद या विधानसभा होती है। प्रत्येक विभाग व्यय हेतु अपने संबंधित मंत्रालय से या अपने उच्च अफसरों से स्वीकृति प्राप्त करता है और इस नियम का पालन करने से व्यय में प्राथमिकता, सामाजिक लाभ और मितव्ययता लाई जा सकती है और अपव्यय को बहुत कुछ हद तक रोका जा सकता है। तो अनुमोदन के सिद्धांत में उन सभी बातों का समावेश होता है कि अधिकार से अधिक व्यय की अनुमति या स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए। जिस कार्य के लिए व्यय की अनुमति मिली है वह व्यय उसी कार्य पर करना चाहिए। ऋण केवल उन्हीं मदों पर खर्च होना चाहिए जिनके लिए वे प्राप्त किए गए हैं। स्वीकृति से अधिक व्यय नहीं करना चाहिए। व्यय की गई समस्त राशियों के हिसाब किताब का उचित अंकेक्षण होना चाहिए ताकि व्यय में आर्थिक अधिकारों का अनुचित उपयोग व उल्लंघन न हो सके। व्यय अनुमोदन में इतनी देर नहीं होनी चाहिए कि उस व्यय की आवश्यकता ही समाप्त हो जाए, अर्थात अनुमोदन समयानुकूल होना चाहिए। आधिक्य एवं बचत का सिद्धांत। इस सिद्धांत का आशय सरकारी बजटों में घाटों को दूर करना तथा आय व्यय में इस प्रकार संतुलन बैठाना है जिससे घाटा दूर हो व बचत प्राप्त हो। जैसे प्रोफेसर फिनले शिराज के अनुसार सार्वजनिक अधिकारियों को अपनी आय की प्राप्ति व व्यय को सामान्य नागरिकों के समान करना चाहिए। व्यक्तिगत व्यय के समान संतुलित बजट की सामान्य नीति का अनुसरण करना चाहिए। तो इसका अर्थ ये कभी भी नहीं होता है कि व्यय की राशि कभी भी आय से अधिक न हो, बल्कि आर्थिक विकास कार्यों में लगा तथा युद्ध संकट में फंसा देश घाटों के बजटों द्वारा ही अपने संकटों से मुक्ति पाने में सफल हो सकता है। लेकिन क्या बात ध्यान रखने योग्य है कि घाटे का बजट एक सामान्य बात न बन जाए। तो अल्पकाल में घाटे के बजट की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन दीर्घकाल में इससे कई नए संकट उत्पन्न हो सकते हैं। लोच का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सार्वजनिक आय में बिना सामाजिक हितों को क्षति पहुंचाए समय के अनुसार परिवर्तन का गुण होना चाहिए। मीन्स देश की परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ साथ सार्वजनिक व्यय में भी परिवर्तन होना चाहिए। जैसे व्यय में वृद्धि करना तो सरल होता है, लेकिन कमी करने में कठिनाई आती है। तो सार्वजनिक
वे में यथेष्ट लोचता का गुण होना चाहिए और साधारण जनता के असंतोष को कम रखने के लिए यथासंभव वे एक साथ न बढ़ाकर धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए और घटाते समय भी एक साथ न घटाकर धीरे धीरे घटाना चाहिए। उत्पादकता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सार्वजनिक व्यय ऐसे होनी चाहिए जिनसे उत्पादन शक्ति और उत्पादन कुशलता में वृद्धि हो, देश में नए नए उद्योगों की स्थापना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि तथा आर्थिक सुदृढ़ता से उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है, जिसे पुरातनवादी अर्थशास्त्री सुरक्षा, शांति, व्यवस्था और सामाजिक सेवाओं पर होने वाले व्यय को क्या मानते थे? अनुत्पादक मानते थे। लेकिन अब ये माना जाता है कि सुरक्षा, शांति और सामाजिक सेवाओं के बिना उत्पादन कार्य में बाधा पड़ती है। तो इन सब पर किया गया व्यय प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में उत्पादक होता है। समान वितरण का सिद्धांत। कल्याणकारी राज्य में सार्वजनिक व्यय इस प्रकार से किया जाना चाहिए जिससे धन का समान वितरण संभव हो, आर्थिक विषमता घटे, निर्धन और धनी लोगों के बीच में जो अंतराल है वो कम हो। और ये तभी पॉसिबल है जब सरकार गरीब और पिछड़े लोगों और पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर पर्याप्त व्यय करे ताकि वे अमीर और विकसित देशों के समकक्ष आ सके, जैसे गरीबों के लिए निःशुल्क चिकित्सा, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजनाएं, इन सब पर व्यय किया जाना चाहिए। समन्वय का सिद्धांत। इस सिद्धांत का उद्देश्य सार्वजनिक व्यय में पुनरावृत्ति तथा अस्त व्यस्तता को रोकना और सार्वजनिक व्यय करने वाली संस्थाओं में सहयोग और सामंजस्य लाना है। यदि देश में केंद्रीय, प्रांतीय तथा स्थानीय सरकारें व्यय करती है तो उनके व्यय से तभी अधिकतम सामाजिक लाभ मिल सकता है जब इन सबके व्यय में सामंजस्य से व्यय परिणामों के परस्पर विरोध तथा खर्चों की पुनरावृत्ति की संभावना मिट जाए। थैंक यू।